हेलो एंड वेलकम बैक टू कंपनीज एक्ट सीरीज। आज हम पार्ट 2 में है। पहले पार्ट में हमने देखा कि कंपनी क्या होती है। कंपनी का जो बेसिक कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन नंबर 1 शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेबिलिटी के बारे में हमने पढ़ा। सेक्शन नंबर 2 कुछ डेफिनेशंस भी हमने पढ़े। अब उसी डेफिनेशंस को कंटिन्यू हम करने जा रहे हैं और डेफिनेशंस को कंटिन्यू करते हुए फर्स्ट द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन सेक्शन 285 के अंदर स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन है। स्मॉल कंपनी क्या है, क्यों है और कैसे काम करती है, इसके बारे में हम थोड़ा समझते हैं। स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन देखिए, पहले ये बता दूं कि कंपनीज एक्ट 2013 आने से पहले स्मॉल कंपनी का कोई कंसेप्ट नहीं होता था। कंपनीज एक्ट 2013 ने पहली बार स्मॉल कंपनी का कंसेप्ट लाया। ये क्यों लाया? क्योंकि कंपनीज एक्ट में जितने भी सेक्शंस लिखे हुए हैं, लगभग हर सेक्शन हर एक कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होने से कुछ जो छोटी कंपनीज होती थी उनके ऊपर पेपर वर्क का ओवरबर्डन हो जाता था। बहुत सारे रिकॉर्ड्स उन्हें मेंटेन करने हैं, रजिस्ट्रार को भेजने हैं, मीटिंग्स के रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने हैं, बहुत सारी बातें। तो एक अलग कैटेगरी बना दी कि कुछ कंपनियों को हम स्मॉल कंपनीज बोलेंगे और उन कंपनियों को थोड़े सेक्शन से रिलैक्सेशन दे देंगे। अब स्मॉल कंपनी का क्राइटेरिया क्या होगा? तो दो बेसिक क्राइटेरियाज रखे गए, चलिए देखते हैं। स्मॉल कंपनी, इट सेज small company means a company other than it says a small company means a company other than a public company. It means a public company will never be a small company. A public company will never be treated as small company even if it fulfills the criteria. तो वो criteria क्या है? जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं होगा एंड जिसका टर्नओवर 100 करोड़ रुपीस से ज्यादा नहीं होगा। जब कंपनीज एक्ट 2013 शुरू हुआ तब ये लिमिट 50 लाख और 2 करोड़ रुपीस थी। 50 लाख रुपए का पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर 2 करोड़ रुपए था। बट ओवर द पीरियड धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज 2026 में 10 करोड़ रुपीस का पेड अप शेयर कैपिटल या फिर 100 करोड़ रुपीस तक का टर्नओवर, इन दोनों के नीचे ही अगर आपकी कंपनी है तो आप एक स्मॉल कंपनी की कैटेगरी में आएंगे। ये सबसे लेटेस्ट अमेंडमेंट है दिसंबर 2025 के हिसाब से ये डेफिनेशन। अब तो स्मॉल कंपनी कौन होगी? एक ऐसी कंपनी जो पब्लिक कंपनी नहीं है, जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ रुपए से कम है एंड जिसका टर्नओवर भी 100 करोड़ रुपए से कम है। इसके अलावा दो तीन कैटेगरी की कंपनी और है जिन्हें हम स्मॉल कंपनी नहीं कह सकते इवन इफ वो इन क्राइटेरियाज को फुलफिल करती हैं। वो कौन सी कंपनीज है, चलिए देखते हैं। Exceptions. The following companies are not small company even if they satisfy the above criteria. ये क्राइटेरिया फुलफिल करने के बाद भी ये कंपनीज स्मॉल कंपनीज नहीं होगी। The first one is होल्डिंग और सब्सिडरी। अगर एक कंपनी किसी भी दूसरी कंपनी की होल्डिंग है या सब्सिडरी कंपनी है तो वो कंपनी कभी भी स्मॉल कंपनी की कैटेगरी में नहीं आएगी। नंबर 2, सेक्शन 8 कंपनी। अभी आगे हम पढ़ेंगे, अगर आपको उसका कंसेप्ट पता है तो सेक्शन 8 या नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनीज भी कभी स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में नहीं आएंगी। और किसी स्पेशल एक्ट के अंदर गवर्न अगर कोई बॉडी है या कंपनी है तो वो भी स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में नहीं आती है। तो ये है सेक्शन 285 के अंदर स्मॉल कंपनी। होपफुली आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। मूविंग ऑन, सेकेंड डेफिनेशन इज गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी सेक्शन 245 में गवर्नमेंट कंपनी का डेफिनेशन है। बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है गवर्नमेंट कंपनी का। कोई भी ऐसी कंपनी जिसमें 51% या उससे ज्यादा शेयर कैपिटल सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट्स के कॉम्बिनेशन या एक से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट्स या कोई गवर्नमेंट कंपनी अगर होल्ड करती है तब उसे गवर्नमेंट कंपनी कहा जाता है। एक और प्रोविजो है इसके साथ जो कहता है कि कोई भी कंपनी जो किसी गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडियरी कंपनी है वो भी गवर्नमेंट कंपनी ही मानी जाएगी फॉर ऑल पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट। लेट्स सी द डेफिनेशन। सेक्शन 245 इट सेज गवर्नमेंट कंपनी मींस एनी कंपनी इन व्हिच not less than 51% of paid up share capital is held by either the central government or any state government or governments। यानी दो तीन स्टेट की गवर्नमेंट अगर मिल करके होल्ड करेगी तो भी वो गवर्नमेंट कंपनी है, और पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्टली बाय वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट्स। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 51%, एक या एक से ज्यादा स्टेट्स मिलाकर के 51%, सेंट्रल गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट और मेनी स्टेट गवर्नमेंट्स मिलाकर के क्या करती हैं 51% या उससे ज्यादा शेयर्स होल्ड करती हैं, तो वो है गवर्नमेंट कंपनी। प्रोवाइडेड दैट
Company which is subsidiary company of such a government company shall also be a government company. अगर कोई कंपनी किसी गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडियरी है तो वो भी गवर्नमेंट कंपनी मानी जाएगी, फिर भले ही उस कंपनी में डायरेक्टली किसी गवर्नमेंट का 51% शेयर हो या ना। राइट। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई जगह कंपनी लॉ में आप देखेंगे शेयर के साथ कंट्रोल या मैनेजमेंट वर्ड भी यूज होता है, मगर गवर्नमेंट कंपनी में ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। गवर्नमेंट कंपनी का सिर्फ एक क्राइटेरिया है, 51% या उससे ज्यादा शेयर्स होने चाहिए। होल्डिंग ऑफ 51% और मोर पेड अप शेयर कैपिटल इज द ओनली टेस्ट। कंट्रोल और मैनेजमेंट इज नॉट द टेस्ट, राइट। इवन इफ द गवर्नमेंट हैज लेस देन 51% इज नॉट अ 51% से थोड़ा सा कम 50 पॉइंट कुछ परसेंटेज भी होंगे तो वो गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, राइट। और प्रोविजो के बारे में मैंने बता ही दिया कि एक डीमिंग प्रोविजन है जो गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडियरी कंपनीज को भी गवर्नमेंट कंपनी मान लेता है। डन। मूविंग ऑन टू थर्ड पार्ट, फॉरेन कंपनी। ये भी एक इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है। फॉरेन कंपनी क्या होती है? फॉरेन कंपनी एक जनरल बेसिक परसेप्शन जो एक कॉमन आंसर दिया जाता है, एक ऐसी कंपनी जो इंडियन कंपनी नहीं है वो फॉरेन कंपनी है। यहां तक डेफिनेशन आप अगर ऐसा ही सोच रहे हैं तो सही तो है, मगर ये अधूरा डेफिनेशन है या अधूरा पार्ट है। अगर एक ऐसी कंपनी जो इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है, इंडिया के बाहर कहीं रजिस्टर्ड है और पूरी की पूरी कंपनी इंडिया के बाहर ही है, यानी इंडिया में उसका कोई प्रेजेंस ही नहीं है, तो वो हमारे लिए फॉरेन कंपनी नहीं है। देखिए फॉरेन कंपनी किसे कहते हैं। इट सेज फॉरेन कंपनी, सेक्शन 242, फॉरेन कंपनी मींस एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। ये पहली कंडीशन है कि इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेटेड या रजिस्टर्ड होना चाहिए, ये तो डेफिनेट रिक्वायरमेंट है। एंड विच हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, जिसका इंडिया में कोई प्लेस ऑफ बिजनेस है। और वो प्लेस ऑफ बिजनेस कैसे है? वेदर बाय इटसेल्फ और थ्रू एन एजेंट, फिजिकली और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। आपका प्लेस ऑफ बिजनेस डायरेक्टली हो, एजेंट के थ्रू हो, फिजिकल फॉर्म में हो, इलेक्ट्रॉनिक मोड में हो, सब चलेगा, मगर आपकी कंपनी का जो इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड है उसका एक प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में होना चाहिए। एंड इंपॉर्टेंट, एंड का मतलब 1+2 दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। कंडक्ट्स एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया इन एनी अदर मैनर, और जो इंडिया में कोई बिजनेस एक्टिविटी करती है, रजिस्टर्ड इंडिया के बाहर है मगर इंडिया में कोई प्लेस ऑफ बिजनेस है और इंडिया में कोई बिजनेस एक्टिविटी कैरी ऑन करती है, तब वो कंपनी हमारे लिए फॉरेन कंपनी है। फॉरेन कंपनी का हम क्या करेंगे सर? फॉरेन कंपनी जो इंडिया में ऑपरेट करती है उसके ऊपर भी इंडियन कंपनीज एक्ट के कुछ प्रोविजंस हम एप्लीकेबल करेंगे। चैप्टर 19-20 के अंदर उसके बारे में बातचीत होती है। एंड इसके अलावा एक कंपनी जो इंडिया के बाहर से ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड है और उसका इंडिया में कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं, इंडिया में कोई बिजनेस एक्टिविटी भी नहीं, तो फिर वो हमारे लिए फॉरेन कंपनी भी नहीं है, वो हमारे लिए ज्यादा से ज्यादा एक बॉडी कॉर्पोरेट कहलाएगी और हम उसके ऊपर किसी भी तरीके से इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 अप्लाई नहीं कर पाएंगे। राइट। ओके, मूविंग ऑन, नेक्स्ट पार्ट। नाउ दो और इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है, होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडियरी कंपनी। आपने 11th-12th में अगर पढ़ा है या बेसिक्स आप जानते हैं तो होल्डिंग सब्सिडियरी आप समझते तो हैं, मगर टेक्निकली इन डेफिनेशंस को समझते हैं। सेक्शन 246 में होल्डिंग कंपनी और 287 में सब्सिडियरी कंपनी का डेफिनेशन है। ये दोनों डेफिनेशन, इनफैक्ट होल्डिंग कंपनी का जो डेफिनेशन है 246 के अंदर, इट इज अ रिलेटिव डेफिनेशन, मतलब एज सच कंपनीज एक्ट ने होल्डिंग कंपनी को स्पेसिफिकली एक्सप्लेन नहीं किया कि वो क्या होती है। तो कंपनीज एक्ट ने सब्सिडियरी कंपनी का डेफिनेशन बताया और फिर उससे कनेक्शन में आपको समझा देता है कि अगर कोई कंपनी सब्सिडियरी कंपनी है तो जिसकी भी वो सब्सिडियरी है वही उसकी होल्डिंग कंपनी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, चलिए देखते हैं। तो हम पहले सब्सिडियरी कंपनी समझ लेते हैं कि सब्सिडियरी कंपनी क्या होती है। सेक्शन 287, सब्सिडियरी कंपनी। Subsidiary company means a company in which another company, that is to say holding company. Obviously holding and subsidiary हमेशा related होगा। कोई कंपनी अगर किसी की होल्डिंग होगी और तभी वो उसकी सब्सिडियरी होगी, और कोई सब्सिडियरी है तभी एक होल्डिंग कंपनी है। तो हम जब सब्सिडियरी कंपनी की बात करते हैं, सब्सिडियरी कंपनी वो कंपनी है जिसमें एक दूसरी कंपनी, जिसको हम होल्डिंग कंपनी कहने जा रहे हैं, कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। यानी सपोज H, जिसे हम होल्डिंग कंपनी कहने जा रहे हैं,
वो क्या करता है, इस जिस कंपनी को आप सब्सिडरी कहना चाहते हैं, इस सब्सिडरी कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कंपोजिशन को कंट्रोल करता है। अब इसका क्या मतलब है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कंपोजिशन को कंट्रोल करता है? इसका मतलब इस कंपनी में जितने भी डायरेक्टर हैं उन सभी डायरेक्टरों को या उनमें से मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टरों को ये कंपनी अपने विल पे अपॉइंट कर सकती है और रिमूव कर सकती है। तब हम कहते हैं कि इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कंपोजिशन का कंट्रोल उस कंपनी के पास है और इसलिए ये एस लिमिटेड इस एच लिमिटेड की सब्सिडियरी कहलाएगी। या फिर ऑल्टरनेटिवली सेकंड पार्ट और का मतलब या तो नंबर 1 वाले तरीके से कंपनी सब्सिडियरी बन सकती है या फिर नंबर 2 वाले तरीके से सब्सिडियरी बन सकती है। Subsidiary company means a company in which another company, that is to say the holding company, exercises or controls more than one half of total voting power, either at its own or together with one or more of its subsidiary companies। यानी कि जहां पर होल्डिंग कंपनी क्या करती है, सब्सिडरी कंपनी, जिसको हम सब्सिडरी कहना चाह रहे हैं, उस कंपनी के मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स, मैं आपको समझाता हूं ये कैसे ये काम करता है। या तो नंबर 1 ये कंपनी, इस कंपनी के मेजॉरिटी ऑफ वोटिंग शेयर्स या वोटिंग पावर 50+% अगर वोटिंग पावर इनके पास है, 50+% अगर राइट डायरेक्टली, तो भी ये क्या हो जाएगी, सब्सिडरी कंपनी हो जाएगी। या फिर इस एच लिमिटेड के पास एक दूसरा केस समझते हैं, इस एच लिमिटेड के पास एस लिमिटेड के 40% शेयर्स हैं और एच लिमिटेड के पास एक S1 नाम की कंपनी के 60% शेयर्स हैं। तो 60% शेयर होल्ड करने से ये S1 कंपनी एच की सब्सिडियरी हो गई क्योंकि 50% से ज्यादा वोटिंग पास, और इस S1 के पास इस S2 के से 25% शेयर्स हैं, राइट। तो अब देखिए इस S लिमिटेड में ये जिसे हम होल्डिंग कंपनी कहने जा रहे हैं, डायरेक्टली खुद से या फिर अपनी एक या उससे ज्यादा सब्सिडियरीज के साथ मिलकर के, तो 40 और 25 65% होल्डिंग हो गई जो कि 50% से ज्यादा है, इसलिए अभी भी ये कंपनी सब्सिडियरी कंपनी है। मूविंग ऑन टू डेफिनेशन, क्या बोलता है देखिए, फिर से एक्सरसाइजेस और कंट्रोल्स मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर either at its own or together with one or more of its subsidiary companies। खुद से या अपनी दूसरी सब्सिडरीज के साथ मिलकर के जब एक होल्डिंग कंपनी किसी कंपनी के 50% से ज्यादा वोटिंग राइट्स एक्सरसाइज करने का पावर रखती है, तब ये वाली कंपनी उस होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी कहलाती है। आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, बट स्टिल अगर कहीं भी कोई डाउट है तो डेफिनेटली आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। ये देखिए एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर आप जानना चाहें तो सब्सिडरी कंपनी इज कंट्रोल्ड बाय अनदर कंपनी, और वो अदर कंपनी कौन सी होती है, होल्डिंग कंपनी। कैसे कंट्रोल होती है, थ्रू मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर और मेजॉरिटी वोटिंग पावर, एंड देयर कैन बी मोर देन वन सब्सिडरी फॉर अ होल्डिंग। एक होल्डिंग कंपनी की बहुत सारी सब्सिडरी कंपनीज हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। डन, तो ये सब्सिडरी कंपनी का डेफिनेशन है। अब इसके करस्पॉन्डिंग जब आप होल्डिंग कंपनी का डेफिनेशन देखेंगे तो होल्डिंग कंपनी का डेफिनेशन एक रिलेटिव डेफिनेशन है। होल्डिंग कंपनी एज सच स्पेसिफिकली एक्सप्लेन नहीं किया गया इस एक्ट में, सिर्फ रिलेशन में समझा दिया गया। देखिए, होल्डिंग कंपनी मींस अ कंपनी ऑफ विच वन और मोर अदर कंपनीज आर सब्सिडरी कंपनी। एक ऐसी कंपनी जिसकी एक या एक से ज्यादा अगर सब्सिडरी कंपनीज हैं, तो जिसकी भी वो सब्सिडरी है, किसी की तो सब्सिडरी होंगी ना, तो जिनकी भी वो सब्सिडरी है वही उनकी होल्डिंग कंपनी है। ठीक, होल्डिंग कंपनी को ही कभी कभी पेरेंट कंपनी भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पेरेंट कंपनी। इट हैज कंट्रोल ओवर वन और मोर कंपनी, राइट, वी हैव डन दिस। मूविंग ऑन, नेक्स्ट डेफिनेशन इज एसोसिएट कंपनी। ये भी एक नया कंसेप्ट है। एसोसिएट कंपनी वाला कंसेप्ट कंपनीज एक्ट 2013 के पहले एग्जिस्ट नहीं करता था। अब एसोसिएट कंपनी का डेफिनेशन है। एसोसिएट कंपनी क्या है, देखिए, जब कंपनीज होल्डिंग सब्सिडरी के रिलेशन में आती है, मैं थोड़ा आगे की बात आपको समझा रहा हूं, जब कंपनीज होल्डिंग सब्सिडरी के रिलेशन में आती हैं तो गवर्नमेंट उनके ऊपर डायरेक्टली नजर रखना शुरू करती है, क्योंकि सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी के कंट्रोल में है।
और इस कंट्रोल का यूज या मिसयूज या अब्यूज ये होल्डिंग कंपनी कर सकती है अपने फंड्स को सिफन करने के लिए, अकाउंट्स को मैनिपुलेट करने के लिए, तो उनको डायरेक्ट नजर में रखा जाता है। और कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस के अंदर एक होल्डिंग कंपनी की जितनी भी सब्सिडियरीज होती हैं, जब होल्डिंग कंपनी अपना अकाउंट्स यानी कि अपना हिसाब किताब गवर्नमेंट को बताती है, तो उसके साथ अपनी सभी सब्सिडरीज का डिटेल और रिकॉर्ड और अकाउंट्स भी गवर्नमेंट को देना होता है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट सीएफएस के फॉर्म में। बट अब कुछ कंपनियां क्या कर सकती हैं कि अपना जो कंट्रोल है किसी कंपनी में वो 50 तक ना लेकर के जाएं, बट 35, 40, 45, इवन 49% पे रोक दें। अगर 49% या 45% पे कंट्रोल रोक लिया जाएगा तो उनके बीच होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन नहीं होगा। और अब जब होल्डिंग और सब्सिडरी का रिलेशन नहीं होगा तो सीएफएस और बाकी होल्डिंग सब्सिडरी के जितने भी रिस्ट्रिक्शंस हैं उसके दायरे में वो कंपनियां नहीं आएंगी। बट फिर भी 49% या 40% के साथ भी एक कंपनी दूसरी कंपनी को अच्छा खासा कंट्रोल कर सकती है, जब आगे समझेंगे कि 40% वोटिंग राइट भी इनफ है पूरी कंपनी को अपने कंट्रोल में रखने के लिए, खासतौर से पब्लिक कंपनी के केस में। ऐसे में गवर्नमेंट ने 2013 में जब ये बात ऑब्जर्व की तो उन्होंने कहा कि भैया हर एक कंपनी जो 50% से कम शेयर्स होल्ड करती है मगर किसी दूसरी कंपनी के 20 से ज्यादा परसेंटेज शेयर होल्ड करती है, उन्हें हम एसोसिएट कंपनी मानेंगे, यानी वो कनेक्टेड कंपनीज हो गई। सब्सिडियरी तो नहीं है बट कनेक्टेड है, तो होल्डिंग सब्सिडियरी के जितना तो नहीं मगर एसोसिएट कंपनियां भी अब नजर में रहेंगी। देखिए क्या कहता है। Associate company means a company in which another company has a significant influence, but which is not a subsidiary company of the company having such influence. जहां एक कंपनी का दूसरी कंपनी में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है मगर जिस कंपनी में वो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है वो इतना नहीं है कि वो सब्सिडियरी बन जाए, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कंपोजिशन या 50% से ज्यादा वोटिंग राइट वाला मैटर नहीं है, उससे कम है मगर फिर भी एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। ये सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस किसे कहा जाता है ये देखते हैं। अच्छा, एंड इंक्लूड्स अ जॉइंट वेंचर कंपनी, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये कई बार मिस कर जाते हैं कि हर बार जॉइंट वेंचर अगर कंपनीज है तो वो हमेशा ही एसोसिएट कंपनीज मानी जाएंगी। जॉइंट वेंचर कंपनीज हमेशा एसोसिएट कंपनीज मानी जाएंगी। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मींस कंट्रोल ऑफ 20% और मोर बट लेस देन 50% ऑफ टोटल वोटिंग पावर और पार्टिसिपेशन इन बिजनेस डिसीजन। बिजनेस डिसीजन में या वोटिंग राइट में 20% है उससे ज्यादा कंट्रोल, 20% है उससे ज्यादा कंट्रोल मगर 50% से कम। 50 पार होते ही वो होल्डिंग सब्सिडियरी के रिलेशन में आ जाएंगी। 50 से कम मगर 20% से ज्यादा का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस अगर है तो वो बन जाएगी एसोसिएट कंपनी। इट इज नीदर सब्सिडियरी नॉर अ होल्डिंग कंपनी बट एंड इट इंक्लूड्स जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर्स हमेशा ही एसोसिएट कंपनीज मानी जाएंगी।